गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग प्लेटो की चर्चा करवाएंगे वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत। इससे पहले की क्लास में हम लोग फिलॉसफी क्या था, बेसिक्स, फिलॉसफी का रोल्स क्या है, फिलॉसफी क्यों आया, किस तरह आया, इन सब सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया कि वेस्टर्न फिलॉसफी एटलीस्ट जन्म कैसे हुआ वेस्टर्न फिलॉसफी की और इसकी जो बैकग्राउंड्स हैं वो कैसी रही। थोड़ा सा हम 2 मिनट चर्चा करवा दें, उसके बाद हम लोग प्लेटो पे आ जाएंगे कि प्लेटो क्या होगा। प्लेटो से पहले हमने बताया था कि 2, 3, 4 मत आए उससे पहले पूरे ग्रीक फिलॉसफी में। सबसे पहले तत्व विवेचना से शुरू हुई थी वेस्टर्न फिलॉसफी। कल की क्लास की थोड़ी सी हम लोग एक बार रिमाइंडिंग कर लें कि क्या था कि तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के स्तर पे प्रश्न उठा कि आखिर तत्व मीमांसा है क्या, ज्ञान मीमांसा है क्या। और जब इन चीजों पे प्रश्न उठा तो उसके बाद तमाम तरह के मत आए, तमाम तरह के फिलोसफर्स आए, उन्होंने अपने अपने मत दिए। जो मत प्लेटो के आने से पहले तक बहुत ही एकांगी रूप में थे, एक समग्रता का विकास नहीं हुआ था। हमने चर्चा किया था किसकी, थेलीज वगैरह, माइलेशियन मत की हमने चर्चा की थी। माइलेशियन मत में कौन कौन था, हमने कहा था आपको कि थेलीज, एलेक्जेंडर एंड एनेक्जिमेनीज। फिर पाइथागोरस का मत आया, उसके बाद हेराक्लाइटिस एंड पार्मेनिडाइज आए। मूलतः हेराक्लाइटिस ने क्या कहा था कि सत्य जो है वो क्षणभंग है। क्षणभंग का मतलब जैसे हमारे यहाँ बौद्ध ने क्षणभंगवाद की बात की, वैसे उन्होंने कहा कि तत्क्षणिक है। तत्क्षणिक का मतलब दुनिया में जो भी चीजें हैं वो बार बार बदलती रहती हैं। जैसे उन्होंने अग्निशिखा और जलबिंदु का एग्जाम्पल लिया कि हम एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। जैसे अग्नि की जो लॉ देखते हैं वो लगातार डिसकंटिन्यू होता है, लेकिन उसकी जो कंटिन्यूटी है वो एक भ्रांति मात्र है। भ्रांति मात्र दैट मीन कि एक के साथ वो इस तरह फॉलो कर रहा है कि हमें पता नहीं चलता कि उसके बीच की गैप क्या है। दरअसल यही बातें थी। तो प्लेटो से पहले 2 मुद्दे मूलतः थे। कौन कौन था, एक था हमारा हेराक्लाइटिस और दूसरा था पार्मेनिडाइज। हेराक्लाइटिस ने क्या कहा था, सब कुछ है क्षणभंगवाद। क्षणभंग मतलब सब कुछ तत्क्षणिक है, कुछ भी निश्चित नहीं है। और दूसरा हमारा कौन था, पार्मेनिडाइज। इस पार्मेनिडाइज ने क्या कहा कि ऑल थिंग आर परमानेंट, जो भी चीजें हैं वो सारा का सारा परमानेंट है। क्योंकि जब सब कुछ क्षणिक ही होगा तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई चीज ज्ञान की वस्तु कैसी है। जैसे मान लो जो चीज बार बार बदल जाए, तुरंत जाए, तो एक निष्कर्ष पे हम कैसे पहुंचेंगे कि यही ज्ञान है। तो इन दोनों की बीच की जो अंतर विरोध था कि एक कहता है सब कुछ क्षणभंग है, दूसरा कहा कि सब कुछ परमानेंट है। इस क्षणभंगवाद और परमानेंसी की जो संतुलन है, एक कन्वर्जेंस है, इसको प्लेटो ने किया। मतलब प्लेटो ने पार्मेनिडाइज प्लस हेराक्लाइटिस दोनों को मिला दिया। तो सबसे पहले हम जब प्लेटो की चर्चा करते हैं तो प्लेटो से पहले थोड़ा सा प्लेटो की भूमिका हमें समझनी होगी दार्शनिक पक्ष को जानने से पहले। दरअसल प्लेटो के गुरु सुकरात थे और सुकरात ने ही इन सारी चीजों के सारी मतों का समन्वयन करना शुरू कर दिया था। लेकिन सुकरात की एक समस्या थी कि सुकरात उपदेशात्मक थे, हमेशा ही उपदेश देते थे। लिखित रूप से उनका कुछ हमें अधिकतर हमें प्राप्य नहीं है। वस्तुतः जिस सुकरात को आप जानते हैं उनमें अधिकांश रोल प्लेटो का ही है। प्लेटो के माध्यम से ही हम सुकरात को जानते हैं, इसीलिए सुकरात को अलग से पढ़ने के बजाय हम प्लेटो के थ्रू ही पढ़ लेंगे, क्योंकि प्लेटो ने ही अपनी तमाम किताबों में द्वंदात्मक तर्क के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से सुकरात के साथ प्रश्न प्रतिप्रश्न करके तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो प्लेटो के बारे में कुछ चर्चा करें। सबसे पहले कि प्लेटो का टाइम क्या था, प्लेटो थे कौन। देखो प्लेटो लगभग 427 बीसी के आसपास इनका जन्म हुआ था। 427 बीसी के आसपास, ठीक है। तो इस शताब्दी पूर्व, जब 4 शताब्दी पूर्व ये हुए, प्लेटो दार्शनिक के साथ साथ बहुत बड़े खिलाड़ी भी थे, बहुत बड़े दार्शनिक, फिलोसोफर, फाइटर, कॉमेडियन, मतलब इतने सारी चीजों, इतने सारे गुणों का खान थे ये कि प्लेटो को पूर्ण ग्रीक कहा जाता है, कंप्लीट ग्रीक। दुनिया की जितनी भी विधाएं हैं उसको प्लेटो में साकारित होते हुए देखा गया। प्लेटो ने अपने समय से पूर्व की जितनी सारी दर्शन थी सबों का समन्वयन किया। प्लेटो ने दुनिया की जितनी भी चीजें हो सकती थी उस समय में सब पे कुछ लिखा, सबके बारे में कुछ बहस की, सबके बारे में एक महत्वपूर्ण और मजबूत पक्षों को दुनिया के सामने लाया। ये जो कारण था, इसी कारण प्लेटो को पूर्ण ग्रीक कहा जाता है। यहां तक कि कई दार्शनिकों ने इस तरह भी कहा है कि प्लेटो के बाद का जितना भी दर्शन है वो प्लेटो के फुटनोट्स ही हैं। मतलब प्लेटो ने जो बातें लिखी उसी को एक्सप्लेनेशन, उसी का एक्सप्लेनेशन अदर पक्ष या विपक्ष जो भी आप लिखते हैं
प्लेटो हर जगह है। प्लेटो के सारी की सारी दर्शन प्लेटो के बाद की प्लेटो के फुटनोट्स हैं, मतलब पाद टिप्पणी है। प्लेटो की ग्रेटनेस के अंदर ऐसे लगाया जा सकता है, एमर्सन एक था, उसने कहा कि प्लेटो ही दर्शन और दर्शन ही प्लेटो है, पुराने टाइम के जो ग्रीक का दर्शन था उसके संबंध में। तो थोड़ी सी प्लेटो के बारे में बेसिकली हम चर्चा करने से पहले पूरी दार्शनिक पक्ष को सांगोपांग प्लेटो को पढ़ेंगे, और इस सांगोपांग जब आप प्लेटो के पढ़ते हो तो इस प्लेटो में हम लोग कुछ चीज जाने कि प्लेटो का कौन कौन सा पक्ष था। सबसे पहले हम इसका प्लेटो का सामाजिक पक्ष जानेंगे, सामाजिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष, ये जो दोनों हैं ये ज्ञान मीमांसा के बारे में है। फिर इसके बाद तत्व मीमांसा, फिर इसके प्लेटो का ज्ञान मीमांसा क्या है, फिर प्लेटो के बारे में, प्लेटो गॉड के बारे में या ईश्वर के बारे में क्या विचार रखता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इतनी सारी चीज करने के बाद प्लेटो के बारे में एक सांगोपांग जानकारी हमें मिल जाएंगी। देखो जो ये प्लेटो था, जब ये 28 ईयर के आसपास था तो ये सुकरात के साथ सानिध्य में रहा। सुकरात के साथ इसको मौका मिला रहने का 20 वर्ष की अवस्था से 28 के आसपास। फाइनली जब सुकरात को मृत्युदंड मिलती है उसके अपने फिलोसफिकल थॉट्स के कारण, दरअसल सुकरात संप्रदाय की बात करता है, जो भी तत्कालिक अंधविश्वास है, जो भी चीजें हैं उसका विरोध करता है। इन्हीं कारणों से जो वहां का लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र में ये लगा कि सुकरात युवाओं को भड़का रहा है। जब अंतरात्मा की बात करने की बात करता है सुकरात, जब प्रश्न पूछने की बात करता है, स्थापित मान्यताओं को बिना तर्कना के स्वीकार करने से मना करता है सुकरात, इस अर्थ में यह माना जाता है कि सुकरात युवाओं को भड़का रहा है। और इन्हीं कारण सुकरात पर आरोप लगाया जाता है और फाइनली सुकरात को मृत्युदंड मिलता है। सुकरात को जब मृत्युदंड मिलता है वो प्रजातंत्र का कारण होता है, भीड़तंत्र का कारण होता है, और इसीलिए प्लेटो प्रजातंत्र के खिलाफ हो जाता है। और जब प्लेटो प्रजातंत्र के खिलाफ हो जाता है तो इसने प्रजातंत्र के बारे में बहुत कुछ अनर्गल लिखा, प्रजातंत्र की तमाम बुराइयों को इन्होंने इंगित किया। और आई होप जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको भी आज कम से कम भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो वो सारी बुराइयां आपको भी दिखेंगी प्रजातंत्र में। उसकी चर्चा हम लोग करवा लेंगे। पहले ये क्या था, पहले इस बात को समझिए। जो सुकरात है, सुकरात के साथ साथ प्लेटो, इन दोनों ने सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज है वो माना कि तर्कना, जो लॉजिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, तर्क करना, द्वंदात्मक तर्क की जो विधि है, मनुष्य को पूर्ण होने के लिए या मनुष्यत्व को होने के लिए एटलीस्ट आपकी तार्किक क्षमता होनी चाहिए। यदि ये नहीं है, तर्कना नहीं है, तो आप मृत हैं, मृतप्राय हैं, आप जानवर हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर तर्कना के आधार पर किस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे। तो 2-3 एग्जाम्पल समझिए। सुकरात और प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या कहा, सुकरात और प्लेटो ने पाप और पुण्य के बारे में क्या कहा। सामान्यतः हम क्या मानते हैं, पाप और पुण्य क्या होता है, जो अच्छा कार्य है वो पाप पुण्य है, जो बुरा कार्य है वो पाप है। प्रश्न उठता है ये अच्छा और बुरा कौन है, कौन डिसाइड करेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो यही दोनों ही ने कहा कि पूर्ण ज्ञान के साथ किसी भी चीज के बारे में यदि आपको पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान होने के बाद आप जो भी चीज करेंगे वही पुण्य होगा। जो कि पूर्ण ज्ञान करने के बाद आपकी अंतरात्मा जागृत होगी, आपकी इंट्यूशन होगा, और इसके बाद जो भी आप निर्णय लेंगे वो सही ही निर्णय होगा, एटलीस्ट आपके लिए वो पुण्य ही होगा। हाँ, ये प्रश्न उठता है कि फिर ज्ञान क्या होगा, तो ज्ञान की भी चर्चा करवा लेंगे। ज्ञान मीमांसा, इस प्लेटो ने ज्ञान किसको माना, 2-3 चीज समझ लीजिए। सुकरात ने बेसिक सा ये टर्म कहा था, और प्लेटो चूंकि हम जो भी चीज पढ़ते हैं वो सुकरात, प्लेटो के मुंह से ही सुकरात को जानते हैं, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ने कहा कि द्वंदात्मक विधि, द्वंदात्मक डायलेक्टिकल मेथड होता है कि किसी भी प्रश्न या किसी भी वस्तु या किसी भी संस्था या किसी भी चीज के बारे में जब आप डिस्कशन करते हैं तो किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले तमाम बौद्धिक एक्सरसाइज करते हैं, और उस बौद्धिक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज में आप उसके पक्ष और विपक्ष पे गहनता से सोचते हैं। इन गहन चिंतन के बाद जिस किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं वही निष्कर्ष उत्तम होता है, अच्छा होता है। इसलिए द्वंदात्मक तर्कना को इसने सर्वोत्तम मेथड माना। ठीक है, प्लेटो ने इन्हीं आधार पे एक प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, रिपब्लिक में उन्होंने यूटोपिया की चर्चा की है। प्लेटो की किताब है रिपब्लिक, इसमें इन्होंने यूटोपिया की चर्चा की है। यूटोपिया एक शब्द है अंग्रेजी का, इसका मतलब होता है एक आदर्श व्यवस्था, जिसको हमारे यहाँ राम राज्य की बात कहते हैं। एक आदर्श, ऐसा आदर्श जहां हम केवल कल्पना में हर चीज सही है, परफेक्शन के साथ है, कोई भी चीज अपने चीजों से जो उसकी उम्मीद की जाती है या जो पोटेंशियल है उससे बियॉन्ड नहीं है, डेविएशन नहीं है,
जरा भी डेविएशन नहीं है का मतलब यथास्थिति, जो जैसा होना चाहिए वैसा है। इसी टर्म को यूटोपिया कहते हैं। और सबसे पहले जो यूटोपिक टर्म किसी ने दिया वो कौन था? प्लेटो ने ही रिपब्लिक में लिखा। तो थोड़ी सी टर्म इसकी रिपब्लिक को समझ लेंगे, यूटोपिया के बारे में इसने जो समाज सोसाइटी था क्या है, उसके आधार पर हम लोग इसके दार्शनिक शक्तियों का, दार्शनिक सिस्टम का विवेचन कर लेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक बात यदि करें तो प्लेटो का सामाजिक के बारे में क्या था? हमने सबसे पहले क्या कहा कि प्लेटो प्रजातंत्र से घृणा करते हैं। प्रजातंत्र से घृणा करते हैं। क्यों करते हैं प्रजातंत्र से घृणा? इसलिए घृणा करते हैं कि इनके गुरु को फांसी दिया गया और ये मानते हैं कि जो बौद्धिकता है या तर्कना की क्षमता है वो हर व्यक्ति में बराबर नहीं होती, इसकी संस्तरीयता होता है, एक लेवल बाय लेयर, लेयर बाय लेयर है। मतलब यह है कि जिस व्यक्ति में जितनी अधिक तर्कना की क्षमता होगी वो उतना अधिक व्यक्ति परिशिष्ट विशिष्ट होगा, और ऐसे ही लोगों को निर्णयन की क्षमता या निर्णयन की अधिकार ऐसे ही लोगों के पास होना चाहिए। जो कि यदि आप में निर्णयन की क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है, विवेक नहीं है, इसका मतलब जो आप निर्णय लेंगे वो गलत होगा, समाज में क्योस क्रिएट होगा, असभ्यता होगी। इसीलिए उसने बहुसंख्यक, चूंकि बहुसंख्यक जो लोग हैं हमारे, वो आज भी एटलीस्ट भारतीय संदर्भ में तो यह है ही कि वो बहुत ही उच्च मानसिकता के नहीं है। नतीजन आप पॉलिटिकल फॉर्मेट में देख सकते हैं कि हमारी जो सत्ताएं बनती हैं, हमारी जो सरकार बनती है, वो कितने काबिल लोग बनते हैं। तो ठीक है, तो प्रजातंत्र, तो आखिर सत्ता कैसे चले, क्या चले? तो इसके लिए यूटोपिया में इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। तो सबसे पहले इन्होंने जो व्यक्तित्व का निर्माण है, व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस पर बात की। तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए इन्होंने 2-3 चीजें बातें की। सबसे पहले इन्होंने जो मैरिज नाम की संस्था है उसका विरोध किया। मैरिज नाम की संस्था का विरोध मतलब इन द सेंस, इन्होंने कहा कोई प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं होना चाहिए, व्यक्ति की जो शादी है वो शादी व्यक्तिगत शादी नहीं होनी चाहिए। इनका मतलब यह था, इन्होंने ये कहा कि स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो सामुदायिक आधार पे हो। सामुदायिक आधार का मतलब ये होगा कि जो सबसे बेस्ट पुरुष है या सबसे बेस्ट जो महिलाएं हैं, केवल संतानोत्पत्ति उन्हीं दोनों के द्वारा होनी चाहिए। संतानोत्पत्ति पे पूरी तरह राज्य का अधिकार हो, राज्य डिसाइड करे कि कौन सा उत्तम पुरुष है, कौन सी उत्तम महिलाएं हैं, उन्हीं के ही संसर्ग से केवल बच्चे पैदा हो सकते हैं। जो सामान्य लोग हैं उन्हें यह अधिकार नहीं दिया जाए। फिर उन्होंने ये भी बात कहा, हाँ प्रेम नॉर्मल चीजें हैं, वो उसमें लोगों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन बच्चे जो हम लोग प्रजनन की बात करते हैं उस पर सरकारी अधिकार होना चाहिए। ये बातें उन्होंने कहा। फिर कैसे इसी से श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति होगी। दूसरी बात इन्होंने ये कहा था कि यदि हम इस तरह संबंध रखेंगे तो इससे क्या होगा, व्यक्तिगतता खत्म होगी। आज जो सोसाइटी में व्यक्तिगतता, एक निकृष्टता, संकीर्णता आई है, वो खत्म होगा। इसने विश्व भातृत्व की बात की थी। विश्व भातृत्व ये कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने 2-3 चीज रूल्स बनाए। उन्होंने कहा था कि बच्चों का पालन राजकीय गृह में होना चाहिए। राजकीय गृह का मतलब समझते हैं, थोड़ा सा टर्म समझो। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि एक मैरिज नाम की कोई व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। जो बच्चे हैं वो खास तौर पे एक निश्चित माँ बाप से नहीं होनी चाहिए, जो सोसाइटी के सबसे उत्कृष्ट पुरुष और महिलाएं उनके साथ होनी चाहिए। और ये कहा गया कि जन्म के साथ ही उस बच्चे को तुरंत राजकीय पालन घर में पालन करना चाहिए। उससे होगा क्या, ना तो बच्चे अपने माँ बाप को जान पाएंगे, ना बच्चे ना तो अपने माँ बाप को जान पाएंगे और ना ही माँ बाप अपने बच्चों को जान पाएंगे। और कहा गया कि जो संबंध की एक टाइम होगी, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, उस पर्टिकुलर टाइम में जितने भी बच्चे जन्मे होंगे सब आपस में भाई बहन होंगे, और जितने भी माँ बाप होंगे सबके कॉमन माँ बाप होंगे। इस तरह होगा क्या, संकीर्णताएं खत्म होगी, विश्व बंधुत्व की बातें होंगी। जरा इस कॉन्सेप्ट में सोचने की कोशिश करना। जब इसी को अलग फॉर्मेट में अम्बेडकर ने या अदर आज भी हमारे यहाँ तमाम लोगों ने कहा कि हम अंतरजातीय शादी करवाएं, तो बहुत हद तक प्लेटो ने इसी फॉर्मेट को एक अलग फॉर्मेट में और थोड़े सख्ती के साथ, थोड़े एक कदम आगे बढ़ते हुए इस तरह की चीजों उन्होंने कहा था। इन्होंने क्या कहा था फिर, राज्य के बारे में प्लेटो ने लिखा कि व्यक्ति की व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उसके लिए राज्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति यदि काबिल होगा, सक्षम होगा, तो खुद अपने आप को उच्चतम स्तर तक पहुंच पाएगा। यदि नहीं होगा तो आप कुछ भी करेंगे वो पहुंच नहीं सकता। तो राज्य की चिंता, व्यक्ति की चिंता नहीं होनी चाहिए। राज्य को केवल इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मत्स्य न्याय नहीं हो। मत्स्य न्याय का मतलब ये हुआ कि राज्य का केवल ये काम है कि कोई किसी की संपत्ति, कोई किसी की जो क्षमताएं हैं, किसी की जो उपार्जितता है, उसको कोई खत्म ना करे, कोई किसी पर अनधिकृत रूप से किसी को परेशान ना करे। राज्य की केवल इतनी ही भूमिका होनी चाहिए। और यदि राज्य की केवल ऐसी ही भूमिका होगी तो कौन होगा ऐसा राज्य, कब होगा, जब जो राजा होगा वो कैसा होगा, वो विवेक युक्त होगा, जब वो दार्शनिक होगा।
और यहीं से कॉन्सेप्ट आया था उनका दार्शनिक राजा का। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। शिक्षा के संबंध में इन्होंने कुछ बात की थी, पहले थोड़ा समझ लें, बाद में हम लोग नोट कर लेंगे इन चीजों को। शिक्षा के संबंध में प्लेटो का यह थॉट था कि जो शिक्षा है वो सबके लिए कॉमन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि कहा जाता है कि शारीरिक श्रम, फिजिकल एक्सरसाइज यदि आपसे जबरदस्ती करवाई जाए तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन यदि शिक्षा आपको जबरदस्ती डाली जाए तो मेंटल डिप्रेशन का कारण बनता है, तमाम तरह की मानसिक व्याधियों का रूप लेता है। इसीलिए सबके लिए जबरदस्ती एक कॉमन सिस्टम या कॉमन शिक्षा थोपनी नहीं चाहिए। तो फिर शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा लोगों को सामान्यतया जीवन जागृत करने के लिए, सामान्यतया नॉर्मल अपनी परिवहन और परिवेश को परिवर्धित करने के लिए एक 20 साल तक की कॉमन शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें मूलतया व्यायाम और संगीत सिखाएं। व्यायाम का मतलब होगा शारीरिक मजबूती और संगीत का मतलब होता है सबसे उत्तम शिक्षा है, जिस शिक्षा से लोगों की मानसिक संस्तुति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है और एक बौद्धिकता का कुछ हद तक विकास होता है। तो केवल व्यायाम और संगीत की शिक्षा मिलनी चाहिए। इससे जो बौद्धिक विकास होगा 20 साल के बाद उसकी एक परीक्षा होनी चाहिए। जो बच्चे इसमें पास कर जाएं उस बच्चों को आगे शिक्षा के लिए भेजना चाहिए, और जो बच्चा यहां फेल करे उन बच्चा को वहीं रोक के वहां पर उसे किसान और मजदूर बना देना चाहिए, उस बच्चे को आगे पढ़ने नहीं देना चाहिए। आज के कॉन्सेप्ट में भी हम यदि सोच लें, आप देखो हमारे यहाँ क्या है, सारे लोग इंजीनियर बन गए, सारे लोग डॉक्टर बन गए, खास करके इंजीनियरों की जो हालात है, सारे लोग बन गए। नतीजा क्या है कि इंजीनियरिंग की काबिलियत उनमें नहीं है और वो दूसरा वर्क करेंगे नहीं। तो आज जो बेरोजगारी की हमारी समस्याएं हैं, यदि आप गौर से देखोगे तो अधिकांश में यही कारण है कि हमने शिक्षा व्यवस्था को ऐसी व्यवस्था में पहुंचा दिया कि हर एक व्यक्ति, भले ही उसका इंटरेस्ट है या नहीं है या जो भी हो, सामाजिक, आर्थिक और जिस भी प्रेशर में, हर व्यक्ति शिक्षा एक्वायर कर रहा है अनावश्यक केवल और केवल सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। तो खैर, उस दूसरे मुद्दा, तो पहले में क्या कहा, 20 साल तक की एक सामान्य शिक्षा, कॉमन सा शिक्षा होनी चाहिए। उस शिक्षा में क्या करना चाहिए, जो उस शिक्षा के बाद एक एंट्रेंस लेना चाहिए। उस शिक्षा को पूरी करने के बाद सामान्य लोगों को हम किसान और मजदूर बना के भेज दें कि वो लोग नॉर्मल काम करें। उसके बाद शिक्षा पे इनका जो व्यवस्था था, उन्होंने कहा अगला जो 10 साल होगा, मतलब 20 to 30 ईयर, इसमें उन्होंने कहा कि इसमें स्पेशल कुछ ज्ञान होनी चाहिए। क्या ज्ञान सिखाया जाएगा? तो मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, ज्योमेट्री सिखाई जाएगी, रेखागणित सिखाया जाएगा, ठीक है, खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाए। इससे फायदा क्या होगा? वो मौसम की भविष्यवाणी कर सकता है, आसपास की चीजों को समझ सकता है, कोई रिफॉर्म कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों को 10 साल के एग्जाम के बाद फिर से क्या करना चाहिए? फिर से एक एग्जाम देना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो अब इस 10 साल की परीक्षा में पास कर गए, उन्हें तो पुनः आगे दर्शन की पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहिए। और जो यहां फेल कर गए, ऐसे लोगों को यहीं रोक के उन्हें आप सैनिक इत्यादि जैसे कार्य में लगा देना चाहिए और सैनिक के कार्य भेजना चाहिए, ताकि कुछ उनकी बौद्धिकता भी विकास हो, कुछ शारीरिक भी विकास हो, दोनों मिलकर वो राज्य की सुरक्षा में काम कर सकें। यहां प्लेटो का एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि ये जो शिक्षा होगी अगला 20 से 10 साल 30 साल तक की, ये शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा नहीं है, ये सौंदर्य के लिए है, ये आपकी मेंटल इम्बैलेंस, मेंटल बैलेंसिंग के लिए ये शिक्षा है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि एक उत्कृष्ट मानसिक लोगों का या उचित जो अधिकतम संभव ब्रेन की डेवलपमेंट है, उस डेवलप्ड ब्रेन से हम ये काम नहीं लें कि जैसे इंजीनियर के बारे में उन्होंने कहा, ये बेसिक से कहा कि गणित या ज्यामिति का ज्ञान या के आधार पे हम व्यापार नहीं करना चाहिए हमें, या पुल नहीं बनाना चाहिए। उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि श्रेष्ठ नागरिकों हेतु यह कर्तव्य है कि वो अपने गणितीय ज्ञान का या बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल व्यापार करने और पुल बनाने में नहीं करे। इसका मुद्दा यह है कि आप जिसके लिए बने हो वो काम करिए। गेटिंग ना? जैसे आप देखो आज बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ इंजीनियर हैं या जो भी लोग हैं हायर एजुकेशन वाले हैं, वो कर क्या रहे हैं, 4th ग्रेड का जॉब हो तो उसमें फॉर्म भरते हैं, तमाम इसकी परिस्थितियां हैं। लेकिन हम जब अपनी प्रतिभा का, जैसा प्रतिभा है वैसा इस्तेमाल करें, जिस चीज के लिए उस चीज के लिए इस्तेमाल करें, प्रतिभा का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्या 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 20 से 30 साल वाले जो लोग हैं, जिनको खगोल विद्या से लेके ज्यामिति से लेके मैथमेटिक्स तक पढ़ाई जाए, उन्हें सैनिक बनाया जाए ताकि कुछ डिसिसिव कैपेसिटी भी हो और फिजिकल फिटनेस भी हो। तीसरी बात कहा, जो अब भी इस एग्जाम में भी पास कर गए, उनको अगले 5 वर्ष के लिए दर्शन की शिक्षा के लिए भेजना चाहिए, फिलॉसफी। और फिलॉसफी जब वो पढ़ेगा उसके बाद उसमें विवेक की जागृत होगी, उसमें न्यूट्रलिटी आएगी, उसमें भाई भतीजावाद नहीं आएगा, संकीर्णताएं नहीं आएंगी, उसकी परिधि, उसकी व्यास बड़ी होंगी, और शारीरिक और मानसिक रूप से सबल तो पहले था ही। अब क्या होगा, ऐसे जो लोग हैं इन्हें राजकाज में भेजना चाहिए। राजकाज में भेजने का मतलब होगा कि ऐसे ही लोग राजा बनेंगे। इसी को दार्शनिक राजा की कॉन्सेप्ट जो है प्लेटो ने इसी को दिया, और इसी को प्लेटो ने एक नाम दिया जिसका नाम होता है गार्जियन। हमारे यहां भी गार्जियन का मतलब यही समझा जाता है, तो ऐसे ही लोगों के बारे में गार्जियन कहा।
और गार्जियन एक ऑप्टिमम मेंटेलिटी का व्यक्ति होगा, उसकी सहायता के लिए कौन होगा? सैनिक, और सैनिक की सहायता से जो निचले तबके में किसान और मजदूर रहा, उनके साथ राज्य की व्यवस्था होगी। ऐसी ही कुछ हद तक हमारे यहां भी परंपरा रही थी। हमारे यहां भी जो चतुर्वर्ण की परंपरा रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वेस्टर्न में प्लेटो ने भी यही बातें कही है, राजा, सैनिक और किसान वर्ग। हाँ, ध्यान रखिए, हमारे यहां एक शूद्र वर्ग था और इनके यहां दास वर्ग था, लेकिन हमारे यहां इनमें अंतर यह है कि प्लेटो ने यह कहा कि जो दास हैं वो मनुष्य ही नहीं है, इसलिए उनकी कोई कैटेगराइजेशन नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो इसलिए 4 वर्ण था, लेकिन 4 वर्ण में शूद्रों को इन्होंने इतना गलत माना कि उन्हें मनुष्य ही नहीं माना प्लेटो ने। ठीक है, तो 3 टर्म से आए, बहुत हद तक भारतीय दर्शन के साथ साथ मेल खाता है। समाज के बारे में इनकी फॉर्मेशन कैसी थी? समाज के बारे में इन्होंने कहा सबसे उत्तम कौन है? दार्शनिक राजा। दूसरा कौन है? सैनिक। व्यापार को इन्होंने सबसे खराब माना। प्लेटो ने कहा था कि व्यापारी एक साथ सफल और ईमानदार दोनों नहीं हो सकता, इसलिए व्यापार करना बुरा माना गया। कहा कि यदि व्यापारी के रूप में आप सफल हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने बेईमानी किया है। मतलब प्लेटो के स्पष्ट मानना था कि एक साथ व्यापारिक रूप से सफल होना और ईमानदार होना यह पॉसिबल नहीं है। पहले के जमाने में ऐसा माना ही जाता था, व्यापार करना सोसाइटी के जो मानसिकता के रूप से जो निम्नतर स्तर पे थे वो लोग व्यापार करते थे। और आज परिस्थितियां बदली। आज देखो लोग एमबीए करते हैं। क्या है एमबीए? बनियागिरी तो है। जो हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा है वो पढ़ के बनियागिरी करने आता है। तो ये उस टाइम का परिप्रेक्ष्य था और आज का परिप्रेक्ष्य है। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में कुछ अंतर है। ठीक है, हम इस परिप्रेक्ष्य की तुलना जब दर्शन के आगे की क्लासेस में आएंगे तो उसकी भी तुलना करवा लेंगे। अभी हम प्लेटो के कॉन्सेप्ट को समझें। तो प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? पहली व्यवस्था में प्लेटो ने यह कहा कि उत्तम राजा दार्शनिक होना चाहिए, सैनिक वर्ग होना चाहिए और नीचे के स्तर पे कौन होना चाहिए? व्यापारी वर्ग। चूंकि व्यापार में एक साथ ईमानदारी और सफलता नहीं हो सकती, इसीलिए इसको गलत माना। खैर ठीक है, अब हम लोग आते हैं दार्शनिक विवेचना की बात करते हैं। दार्शनिक विवेचना में क्या कहा? तो चलिए सबसे पहले इस टर्म को हम चाहें तो नोट कर लें कि क्या क्या कहा था प्लेटो ने, फिर उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो प्लेटो का थॉट प्रोसेस आपने समझ ही लिया कि इसका क्या था? राजतंत्र का समर्थक था। अब राजतंत्र कैसा हो? ये राजतंत्र का समर्थक था। क्यों था राजतंत्र का समर्थक? इसलिए कि प्रजातंत्र से विरोध था। क्यों विरोध था? इसने कहा कि प्रजातंत्र मूर्खों की सरकार है, मूर्ख लोगों की बोलबाला होती है। और इसका एग्जाम्पल उसने देखा था बहुत नजदीक से कि सुकरात के साथ जो हुआ, सोक्रेटिस को जहर का प्याला पिलाया गया। ठीक है, अब इसमें राजतंत्र में इसका कॉन्सेप्ट कैसा था कि राजतंत्र कैसा होना चाहिए? दार्शनिक राजा होना चाहिए, फिलोसोफर होना चाहिए। और ये फिलोसोफर होगा तो यही फिलोसोफर क्या करेगा? एक बोल्ड डिसीजन लेगा। इसके सहायता के लिए कौन होना चाहिए? सैनिक। सैनिक कैसा होना चाहिए? साहसी होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए। और इसकी शिक्षा व्यवस्था कितनी है? 30 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था है इसकी। ठीक है, इसकी शिक्षा व्यवस्था कितनी है दार्शनिक का? 35 ईयर की शिक्षा व्यवस्था है इसकी। उसके बाद नीचे के वर्ग में कौन सा है? व्यापारी वर्ग है। ये जो व्यापारी वर्ग है, इससे क्या उम्मीद की गई कि व्यापारी, किसान एक्सेट्रा जब अपना वर्क करेंगे। ये समाज की व्यवस्था थी। दूसरे मुद्दे पे बात करें, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था भी कंप्लीट हुई। प्लेटो ने समाज में सामाजिक व्यवस्था के तहत क्या माना था कि जो विवाह है, सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्लेटो ने क्या माना? सामाजिक व्यवस्था के तहत प्लेटो ने क्या कहा? प्राइवेट मैरिज नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट संपत्ति नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट विवाह नहीं, संतानोत्पत्ति पे किसकी अधिकार हो? संतानोत्पत्ति पर राजकीय नियंत्रण होना चाहिए। राजकीय नियंत्रण का मतलब होगा कि प्रेम तो स्वच्छंद होना चाहिए, लेकिन संतानोत्पत्ति केवल राजकीय। इसका मतलब यह होगा कि जो प्रजनन क्षमता है, यह बच्चों का जन्म है,
वो राज्य के अंतर होगा। कैसे होगा? उत्तम पुरुष, उत्तम कोटि के पुरुष और महिलाओं से। संसर्ग से। यही बात एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैक्सले वैज्ञानिक था, उसने भी ये बात कही कि हमें सोसाइटी में जितने बड़े बड़े लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, कलाकार हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोग हैं, उनके वीर्य का, स्पर्म का संरक्षण करना चाहिए और संतानोत्पत्ति के लिए जितनी भी महिलाएं हैं उनमें उसी स्पर्म को डालना चाहिए, ताकि उसी से जो बच्चे पैदा हों उससे दुनिया में एक रूपता आएगी और जो निकृष्टताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो यही बात हैक्सले ने भी कही थी मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में भी। और यही बातें हिटलर भी कहता था कि आर्ज की प्योर रेस की बात करता था। तो ये जो चीजें हैं प्योर रेस वाली बातें यहीं से कुछ हद तक आई हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा? प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम स्वच्छंद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था कि जो नागरिकों का व्यक्तिगत जीवन है वो पूर्णतया स्वतंत्र होना चाहिए, सरकार की सरोकार में नहीं होना चाहिए। नागरिकों का व्यक्तिगत जीवन से सरकारों का कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। सरकारों का कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरफेयर नहीं होना चाहिए कोई। क्यों इंटरफेयर नहीं होना चाहिए? कि व्यक्तिगत जीवन, लोगों की व्यक्तिगत जीवन होनी चाहिए। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी कितनी है? तो सरकार की मात्र जिम्मेदारी इतनी है कि मत्स्य न्याय न होने दे। सरकार की जिम्मेदारी इतनी ही है, इतनी ही होनी चाहिए कि मत्स्य न्याय न होने पाए। मत्स्य न्याय न होने पाए। मत्स्य न्याय का मतलब क्या होगा? मत्स्य न्याय का मतलब होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को न खा जाए, मतलब एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप नहीं करे, व्यक्तियों का व्यक्ति पे हस्तक्षेप भी नहीं हो। यही बात है। नॉर्मली आपकी अपनी जितनी प्रतिभा है उस हिसाब से आप विकास करें, आगे बढ़ें। ये था, ये मूलतः इसकी सोच थी। अब हम आते हैं इसके मूल दार्शनिक थ्योरी पे। प्लेटो का दार्शनिक सिद्धांत। देखो, प्लेटो का जो दार्शनिक सिद्धांत है उसको कहते हैं फॉर्म या आइडिया। आइडिया एक टर्म होता है, आप समझिए, इसको कहते हैं प्रत्यय। मतलब ये कहता है कि थोड़ा इस थ्योरी को समझिए, बाद में हम नोट कर लेंगे। प्लेटो ने आइडिया के बारे में चर्चा की। अब आइडिया होता क्या है? सबसे पहले इसके लिए दो टर्म समझिए। आइडिया से पहले पार्मेनिडाइज और हेराक्लाइटस के बीच में किसका द्वंद्व था? एक द्वंद्व ये था कि पार्मेनिडाइज कहता था कि सब कुछ परमानेंट है, सत्ता सत्यचित होनी चाहिए, अनुभूति योग्य होना चाहिए, और अनुभूति के साथ साथ वो ऐसा होना चाहिए कि परिवर्तनीय होना चाहिए, बदलाव नहीं होनी चाहिए। हेराक्लाइटस ने क्या कहा? वो मतलब नित्य परिणामी है, लगातार बदलता चलता है, क्षणभंगवाद वाली स्थिति है। ऐसे स्थिति में एक बड़ी समस्या विकट क्रिएट हो गई, आखिर क्या होगा? तो सुकरात में थोड़ी सी इसकी चर्चा कॉन्सेप्ट के रूप में हुई है, और कॉन्सेप्ट को कहा कि सब कुछ जो भी है वो मानसिक सत्ता के तौर पे है, हम उसी का आभास करते हैं। कॉन्सेप्ट से एक कदम आगे बढ़े तो प्लेटो ने आइडिया की चर्चा किया, प्रत्यय की चर्चा किया। इसी को हम लोग प्रत्ययवाद कहते हैं या वर्ल्ड ऑफ आइडिया कहते हैं, प्रत्ययवाद। तो ये जो थ्योरी ऑफ आइडिया है इसको क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ आइडिया, ये आकार। इसको कहा जाता है कि हम जितनी भी चीजें हैं, हम जितने भी लोग हैं दुनिया में, जो भी चीजें हैं, हम सब इस दुनिया के जो रहने वाले हैं, और चूंकि हम में लगातार परिवर्तन होता रहता है,
और इस परिवर्तन को होने में कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा, कुछ ना कुछ एक ऐसा लक्ष्य होगा जिसका हम लोग पीछा कर रहे हैं। उसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम सारे क्रियाकलाप करते हैं। तो आखिर वो लक्ष्य कौन होगा? पार्मेनिडेस ने इसी को परमानेंट सत्य कहा था, और इसी सत्य के बारे में इस प्लेटो ने भी आइडिया निकाला। कहा कि एक प्रत्यय है, प्रत्ययों के एक संसार है, इस दुनिया से बाहर एक अलग दुनिया है। उस दुनिया में इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसकी सारी की सारी एक ओरिजिनल कॉपी है। हम जितने भी लोग हैं उस दुनिया के उस आइडिया, एक प्रत्यय है, उसके कॉपी के रूप में यहां है, आभासी रूप में। मतलब ऐसे समझिए, कहा कि हम जिसकी भी चर्चा करते हैं, जैसे हम व्यक्ति की चर्चा करते हैं, पशु की चर्चा करते हैं, तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति हमने अभी तक किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से तो देखा नहीं है, लेकिन राम को देखा, श्याम को देखा, कृष्ण मोहन सबको देखा। हमने देखते ही हमें यह समझ में आता है कि ये आदमी है। तो आदमी नाम का कोई आदमी तो हमने देखा नहीं, फिर हमने कैसे समझ लिया कि हम सारे के सारे आदमी ही हैं? या हमने गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली देखा और हमने सबको समझ लिया जानवर है। जानवर नाम का कोई जानवर तो हमने देखा नहीं है। फिर क्या हुआ? तो इसी को इसने कहा कि प्लेटो ने, कि जानवर नाम का एक जानवर है जो इस प्रतिकृति में है, जो उस दुनिया में रहता है। और चूंकि हम लोग भी उसी दुनिया में रहते थे, आज हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमें कुछ कुछ छद्म रूप से, कुछ आभासी रूप से वो ज्ञान याद है। इसीलिए उसी आभास के तौर पे हम जब दो जानवरों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जानवर है। व्यक्ति के रूप में भी हम 2, 4, 5 व्यक्ति को देखते हैं, तो एक आदमी नाम का कॉन्सेप्ट को वहां हमने देखा है। उस आदमी के कॉन्सेप्ट से हम ये समझ लेते हैं कि हम सारे के सारे आदमी ही हैं। ये तो सामूहिक आदमी की या जातिगत आदमी की बात हो गई। अब व्यक्तिगत आत्मा की भी बात करें, यदि व्यक्तिगत रूप में भी जो आप पर्टिकुलर आप हो, हम आपको इसलिए पहचानते हैं, या खुद आप अपने आप को, स्वयं को इसलिए पहचानते हो कि आप ओरिजिनली वो आप हो। और वो जो उस प्रत्यय जगत की दुनिया में एक आप हैं, आप केवल यहां छाया मात्र हैं। और जैसे जैसे आपकी याद बढ़ती चली जाती है, आपको लगता है कि आप वो हैं, वैसे वैसे आप अपनी दुनिया बदलते चले जाते हैं, और फाइनली अंततः आप उस ओर पहुंच जाएंगे। और जब उस ओर पहुंच जाएंगे तो यही पूर्ण मुक्ति, या इसी को आइडिया ऑफ गॉड, या इस तरह की चीजें होंगी, जब सारा चीज अपने पूर्ण जो मूल रूप, जो ओरिजिनल रूप है आपका, उस प्रत्यय के रूप में जब आप पहुंच जाएंगे। तो प्रत्यय का मतलब क्या है? कि जो भी चीज हम लोग हैं, सब सारी क्रियाकलाप अपने मूल रूप को प्राप्त करने के लिए करते हैं। और वो मूल रूप क्या है? उसी को प्रत्यय कहा। उसी, और सुकरात ने उसी को क्या कहा था? संप्रत्यय कॉन्सेप्ट्स। हाँ, थोड़ी सी अंतर है कि सुकरात इसे केवल मानसिक मानता था, जैसे हम आदमी हैं, कोई गाय, भैंस, कुत्ता, ये सारा कुछ एक मानसिक बातें हैं। लेकिन प्लेटो ने कहा कि नहीं, इसकी वास्तविक सत्ता है, और इस दुनिया से बाहर एक अलग दुनिया है, जिस दुनिया में वो रहता है। थोड़े से आज के टर्म में आ जाओ। यूपीएससी में एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, या ये इसी फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स का है। कहा जाता है कि आदमी वो नहीं है जो वो है, आदमी वो है जो आदमी नहीं है। मतलब समझे, इसी से बीइंग एंड बिकमिंग वाली बातें आई। बीइंग एंड बिकमिंग क्या मतलब हुआ? कि आज जो आप हो वो आप नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि जो आप हैं, केवल आप यदि वही होते तो फिर बदलाव की कोई इच्छा नहीं बचती, और जब बदलाव की कोई इच्छा नहीं होती तो यही मृतप्रायता का निशानी होती। क्योंकि आपको पता है कि किसी चीज की कमी है, और ये जो आपकी कमी है, उसी कमी को पूरा करने के लिए आप सारी क्रियाकलाप करते हैं और उसी ओर आगे बढ़ते हैं। जब उसी ओर सारी आप आगे बढ़ते हैं तो अंततः एक समय आता है जहां अपने मूल रूप, या जो आपकी हिडन पोटेंशियलिटी है, जो आपकी क्षमता है अंतर्निहित, वहां तक पहुंच पाते हैं। तो यही होता है बीइंग एंड बिकमिंग। तो दुनिया की सारी चीजें यही बीइंग एंड बिकमिंग के लिए ही, बीइंग से बिकमिंग, यही जो 2 टर्म्स हैं, इसी में बदलने में सारी दुनिया है। अभी पिछले साल से लेख आया था यूपीएससी में एक बार, कि कहा जाता है कि मनुष्य होने और मानव होने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। ये भी एक ऐसे का पेपर था, शायद 2020 में पूछा गया था। क्या मतलब था इसका? जो मनुष्य आप हैं और मानव जो आप बनना चाहते हैं, इसी के बीच के जो क्रियाकलाप हैं, इसी को हम लोग जीवन कहते हैं। वस्तुतः जीवन भी यही है, जो आप हैं वो नहीं है, जो नहीं है वो आप बनना चाहते हैं। इसी नहीं होने में आप कहां तक पहुंच पाएंगे, यही आपकी जीवन की सार्थकता होगी। जो मूर्ख होंगे, कम पढ़े लिखे लोग होंगे, या जो मानसिक रूप से जड़ होंगे, उनकी जो क्या है, वहां तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होगा कि आखिर वो क्या बनना चाहते हैं। मतलब जिनकी जो उत्कृष्टता की पैमाना है वो बहुत कम होंगे वो, और जो जितना विकसित लोग होगा उसे अपने मूल स्वरूप के बारे में उतना ही अग्रसर होकर, उतनी ही आगे बढ़ के उन्हें अपनी ये भान है, और इसी भान के अनुसार वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो प्लेटो ने क्या कहा था कि एक आइडिया, कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ आइडिया या प्रत्ययवाद। थ्योरी ऑफ आइडिया, या इसी को कई बार फॉर्म भी कहा जाता है। मतलब आकारवाद का सिद्धांत या प्रत्ययवाद का सिद्धांत। तो आइडिया या फॉर्म क्या है?
किसी भी वस्तु या किसी भी चीज या किसी भी टर्म, जिस भी टर्म की आप चर्चा करते हो, उसका एक ओरिजिनल मूल रूप, वो ओरिजिनल मूल रूप जो इस दुनिया से बाहर प्रत्ययों की एक दुनिया है, उस दुनिया में रहती है। ठीक है, आपको समझ में आया कि इश्यूज क्या था? हेराक्लाइटस ने क्या कहा था कि दुनिया में सब कुछ परिवर्तनीय है। गौतम बुद्धा ने भी यही कहा था हमारे यहाँ कि दुनिया में सब कुछ परिवर्तनीय है, क्षण प्रतिक्षण ये बदलता रहता है। तो प्रश्न उठा, जब क्षण प्रतिक्षण ये बदलता रहता है तो ओरिजिनल क्या है, हम किसका ज्ञान करें? तो उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए पार्मेनिडाइज ने क्या कहा कि दुनिया में सब कुछ परमानेंट है। तो जब परमानेंट है सब कुछ, तो जो कुछ हम देख रहे हैं वो तो सारा ही बदलता जा रहा है। तो फिर इसका मतलब वहां दोनों ही कॉन्सेप्ट में विरोधाभास थी, कंट्राडिक्शंस था। इस कंट्रोवर्सीज एंड कंट्राडिक्शंस को दूर करने के लिए प्लेटो ने क्या किया, एक आइडियल वर्ल्ड की दुनिया की चर्चा की और उन्होंने कहा कि एक ये दुनिया है, ये प्रतिभासिक दुनिया है, ओरिजिनल दुनिया नहीं है। और यही जो प्रतिभासिक दुनिया है, ये अपने मूल को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है और अंततः अग्रसर होके वहां पहुंच जाता है। हमारे यहाँ वेदांत में भी यही बातें हैं। मायावाद कहा जाता है ये जो दुनिया है वो केवल माया है, वास्तविकता में कुछ नहीं है, वास्तविकता में केवल और ज्ञान है। तो इसी फॉर्मेट में प्लेटो ने कुछ हद तक थोड़ी सी डिफरेंस के साथ उन्होंने प्लेटो ने भी ये बातें कही थी। ठीक है, तब आपको समझ में आ गया। अब इस टाइम पे जब हम चर्चा करें कि थ्योरी आइडिया है क्या, तो आइडिया को हम क्या लिखें कि दुनिया की जितने भी वस्तु संस्थाएं या जो कुछ भी है उसका मूल स्वरूप। तो लिखिए ये है क्या आइडिया, तत्व क्या है? इसको कहते हैं वर्ग या वस्तु विशेष का सार। वर्ग या वस्तु विशेष का सार। वर्ग या वस्तु विशेष का सार, एसेंस ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का जो सारभूत फॉर्मेट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडिया या प्रत्यय। और ये आइडिया या प्रत्यय कहां होगा? वो इस दुनिया में नहीं होगा, किसी अलग दुनिया में होगा। यहां स्टार बना के नोट कर लो। इसी आइडिया जो सोक्रेटिस ने, नोट कर लीजिए, सुकरात ने इसी को संप्रत्यय कहा था, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहा था, हिंदी में इसको संप्रत्यय। ये जो मूल टर्म्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, इसने क्या कहा था? सुकरात ने संप्रत्यय कहा था। और ये केवल और केवल मानसिक था, मतलब इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी। सुकरात ने कहा यह केवल और केवल मानसिक सत्ता है। मानसिक रूप से हम जानते हैं सुंदरता क्या है, पशुता क्या है, मानवता क्या है, व्यक्ति कौन है। प्लेटो एक कदम आगे बढ़ा और प्लेटो ने क्या किया? वास्तविक सत्ता प्रदान कर दिया, वास्तविक दुनिया दे दिया कि इस दुनिया से अलग उस दुनिया में है और हम लोग क्या है उसके केवल प्रतिभासिक छवि हैं। यही स्टार बना के नोट करिए क्या था कि प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने सुकरात के कॉन्सेप्ट को या संप्रत्यय को, सुकरात के कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय को वास्तविकता प्रदान किया और इसके लिए एक अलग दुनिया की व्यवस्था की, मतलब एक संप्रत्ययों का संसार, और कहा वास्तविकता प्रदान किया संप्रत्ययों की संसार में इसकी दुनिया, या सीधे प्रत्यय लिख दो, प्रत्ययों की संसार में प्रत्ययों की दुनिया की स्थापना की। प्रत्ययों की दुनिया की स्थापना की, मतलब इसके बारे में। अब यहां क्या हो गया? यहां ध्यान रखिए, प्लेटो और सुकरात में क्या अंतर है? सुकरात ने संप्रत्यय के रूप में मानसिक माना, कोई वास्तविकता नहीं थी। प्लेटो ने एक कदम आगे बढ़ा, कहा कि नहीं, इस दुनिया से बाहर वो दुनिया है जिस दुनिया में सारे के सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, अब बात करें हम लोग अगेन कि ये जो प्लेटो ने कहा कि संप्रत्यय है, तो संप्रत्यय के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले। संप्रत्यय है कैसा? संप्रत्यय है क्या क्या? पहले हमने क्या कहा? व्यक्ति विशेष और वस्तु विशेष या कोई जाति विशेष, समुदाय विशेष, हम जिसकी भी बात करते हैं उन सारे का अपना एक मूल रूप है, सार रूप है,
वो कॉन्सेप्ट्स वहां रहते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि सभी प्रकार के जातिगत संख्या, जातिगत संज्ञा जो भी है, जैसे जातिगत संज्ञा में हमने क्या कहा, हमने कहा मानवता, पशुता, ये जो सारी चीजें हैं, तो मानवता नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो उस दुनिया में है, पशुता नाम का एक है जो उस दुनिया में है, डॉग नाम का कोई चीज है जो उस दुनिया में है, उसी की प्रतिकृति यहां है, छिन्न प्रतिकृति। कहा जाता है कि जो ओरिजिनल चीज है, जैसे आप एक ऐसे समझ लो इस पॉइंट को, ट्रायंगल, आप ट्रायंगल की कल्पना करते हो, त्रिभुज की या सर्कल की जब हम कल्पना करते हैं तो परफेक्ट सर्कल बना ही नहीं पाओगे। परफेक्ट सर्कल का क्या मतलब होना चाहिए, एक आइडियल रूप से गोला, वो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप करते क्या है, आपके दिमाग में गोला का एक कॉन्सेप्ट है, आप उसी कॉन्सेप्ट को प्रातिभाषिक रूप से उतारने की कोशिश करते हो, और ये जो उतारने की कोशिश करते हो केवल उसकी छाया मात्र, ओरिजिनलिटी नहीं है। हाँ, इसी में क्या है कि हमारी जितनी परफेक्शन बढ़ती जाएगी, उस ओरिजिनल गोला को जितना हम अपने आप में विजुअलाइज कर पाएंगे, जितना चीज कर पाएंगे, उतना अच्छे तरीके से सर्कल को ड्रॉ कर पाएंगे। सिमिलरली टेबल, चेयर, कुर्सी, जो भी चीजें होती हैं आपके दिमाग में पहले से उसकी एक छवि बनती है। आर्किटेक्चर घर बनाता है, उसके पहले ही घर की पूरी डिजाइन उसके दिमाग में आ जाती है, और उस पर्टिकुलर पूरे डिजाइन के साथ साथ ही वो ओरिजिनल जो वास्तविक कंस्ट्रक्शन है वो करना शुरू करता है। हाँ, जिसकी एफिशिएंसी जितनी अधिक होंगी, दिमाग में जितना जैसा पिक्चर आया था उसके उतनी ही नजदीक में वो बना पाएगा, लेकिन परफेक्शन फिर भी 100% नहीं आएगा। क्लियर? तो जातिगत जो संज्ञाएं हैं उसकी भी एक अपनी सत्ता है। तो जातिगत और जातिगत कैसे, तो इसने सबसे पहले क्या कहा, मानवता, पशुता, मनुष्य, पशु, ये जो चीजें हैं इन सब का अपना अपना एक कॉन्सेप्ट है। मनुष्य हमने कहा तो मनुष्य का एक अपना मनुष्य होगा, पशु का मतलब एक अपना पशु होगा, कुत्ता हमने कहा तो इसका एक अपना अलग होगा। ये क्या हो गया, जाति विशेष की बात है। फिर कहा जाता है व्यक्ति विशेष की भी एक सत्ता है। व्यक्ति विशेष का मतलब ये होगा कि जैसे हम राम, श्याम, घनश्याम की बात करते हैं, तो जितने भी व्यक्ति की बात करते हो उस व्यक्ति की भी अपनी एक विशिष्ट सत्ता है। जिस भी व्यक्ति की बात करते हो उसकी भी एक व्यक्तिगत सत्ता है। फिर हम कहते हैं नैतिकता, या जो भी चीजें, एक आइडियल की बात करते हैं, इसी तरह बात करते हैं किसकी प्रत्यय होगी, नैतिकता का प्रत्यय होगा, सुंदरता का प्रत्यय होगा। वो सुंदरता और क्या है, सुंदर नाम का कोई प्रत्यय है वहां, उसी प्रत्यय को चूंकि हमने देखा है तो हमें हर चीज सुंदरता में जहां भी उसकी थोड़ी थोड़ी भी रिप्रेजेंटेशन, थोड़ी थोड़ी भी छाया दिखती है, हम उसे सुंदर मान लेते हैं। अदरवाइज अब देखो, सुंदरता की कैपेसिटी, हमें कविता भी सुंदर लगता, पेंटिंग भी सुंदर लगता, तो हम दोनों की सुंदरता में कुछ तो होगा। तो एक जो ये सुंदरता है, वो सुंदरता का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं छाया उस पर पड़ रही है, उसी आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि सुंदरता क्या है, नैतिकता क्या है, ईमानदारी क्या है। ठीक है, ये जो चीजें हैं इसको हम लोग कहते हैं गुणवाचक। जितने भी आप गुण समझते हो उसकी भी सत्ता है। फिर हम कहते हैं समस्त प्राकृतिक पदार्थों की भी एक आइडिया है। समस्त प्राकृतिक पदार्थों की भी एक प्रत्यय है उस दुनिया में। कैसे, कौन कौन, जैसे हम ईंट, टेबल, कुर्सी, ये जिन चीजों की भी चर्चा करते हो कहीं ना कहीं सब उस दुनिया में है, और उसी के आधार पे इस कॉन्सेप्ट की हम चर्चा करते हैं। अब देखो यहां एक टर्म आया कि प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ये वैसे में क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि प्रत्यय एक है या अनेक है। तो यहां दो टर्म आप ध्यान दीजिए, इसी को कहते हैं एकवाद और बहुवाद की समस्या। हमने कहा जब प्रत्यय के बारे में इंडिविजुअल बात करेंगे तो आप जो है, आप वाले आपका एक ओरिजिनल सा आप उस दुनिया में है, और वो स्पेसिफिक सा है। मतलब जो आप है, आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो आइडिया है वहां, वो प्रत्यय केवल दुनिया में यूनिक है, वैसा दुनिया में कोई भी दूसरा नहीं हो सकता है। इस अर्थ में प्रत्येक प्रत्यय अपने आप में अकेला है। लेकिन जब हम आदमी नामक प्रत्यय की चर्चा करें तो आदमी नाम का प्रत्यय भी एक ही है, लेकिन विशिष्ट व्यक्ति, जैसे आप हैं, हम हैं, सारी दुनिया के लोग हैं, इन सारे लोगों का अलग अलग प्रत्यय भी है। तो इस तरह यदि हम बात करें तो प्रत्ययों की संख्या बहुत तो हो जाएंगी, अधिक प्रत्यय हो जाएंगे। लेकिन यदि हम इंडिविजुअल आपकी बात करें तो आप वाला जो प्रत्यय है वो केवल और केवल एक है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रत्यय तो इनफाइनाइट है,
ईंटें, पत्थर, टेबल, कुर्सी सबके प्रत्यय हैं, लेकिन सब प्रत्यय क्या है, अपने आप में यूनिक है। तो यदि एक कॉन्सेप्ट की बात करें, तो यदि व्यक्तिगत या विशिष्टता के संदर्भ में बात करें तो प्रत्येक प्रत्यय एक है, ओवरऑल की बात करें तो प्रत्यय समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में बहुत्ववाद की ओर है। क्लियर हो गया ये मुद्दा? एक बात और बहुत्ववाद क्या हो गया, अपने आप में विशिष्ट है, आपका प्रत्यय दो नहीं हो सकता, किसी भी चीज का प्रत्यय दो तीन नहीं हो सकता, वो केवल और केवल एक होगा। अब प्रश्न आया कि प्लेटो ऐसा क्यों माना, इतनी जो टफ चीजें हैं, अनावश्यक सी चीजें प्रतीत होती हैं, ऐसा क्यों माना? तो कहा जाता है, हमने पहले ही कहा, दर्शन की उत्पत्ति ही कब हुआ, बौद्धिक विलास के लिए। जब सामान्य आवश्यकताएं लोगों की पूरी हो जाती हैं तब बुद्धि विलास होता है, और बुद्धि विलास के लिए इन चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन होता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, प्रत्ययों की आवश्यकता क्यों हुई, प्रत्ययों की आवश्यकता क्यों हुई। देखो 3-4 पॉइंट्स थे महत्वपूर्ण रूप से। कहा जाता है सबसे पहले जो प्लेटो से पहले और सुकरात से पहले का जो दौर था, जो दार्शनिक कंट्रोवर्सीज थी, उस कंट्रोवर्सीज को मिलाने हेतु तो कहा जाता है सत और संभूति, सत और संभूति की समस्या को दूर करने हेतु, सत और संभूति की समस्या को दूर करने हेतु। मतलब क्या हुआ, हमने कहा सत और संभूति, जो आप हैं और जो आप होंगे, मतलब जो आप हैं बीइंग और बिकमिंग, जो आप बनेंगे। तो इन दोनों की चीज में मतलब एक ने क्या कहा, परमानेंसी, परमेंडाइज ने कहा था, और ये बीइंग हर पॉइंट अब बदलते रहते हैं। तो इन दोनों का जो कंट्रोवर्सी था, इस कंट्रोवर्सी के दूर करने के लिए, समस्या के समाधान हेतु इसकी जरूरत पड़ी। कैसे, इस बात को आप समझिए। क्या कहा था फिर से हेराक्लिटस कि ज्ञान कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनित्य है। परमेंडाइज ने क्या कहा, अनित्य होगा तो फिर ज्ञान क्या होगा, तो ज्ञान का मतलब है कि कोई ऐसा हो जो निरपेक्ष रूप से हो, जो बदलता नहीं हो, एब्सोल्यूट हो। तो इस अर्थ में इस दोनों ही चीजों को समन्वयन करने के लिए, सत और संभूति, बीइंग एंड बिकमिंग की व्याख्या करने के लिए, हेराक्लिटस के अनुसार ये जो आज की दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वहां हेराक्लिटस वाली बातें चलती हैं, क्षण भंग बाद, हर क्षण आप बदलते जा रहे हो। अभी 1 सेकंड पहले जो आप थे वो आप बदल गए, 1 सेकंड के बाद भी आप बदल गए, कल जो थे आप वो नहीं है, और आज जो आप हैं वो कल नहीं होंगे। तो ये हेराक्लिटस के लिए सच है। लेकिन एक आप जो हो, जो आज जब से आपका जन्म हुआ तब से लेकर आज तक, और आपकी मृत्यु पर्यंत, यहां तक कि मृत्यु के बाद भी आप अपने बच्चों या अगले जनरेशन के लिए एक आप ही होंगे, उस आप में कोई बदलाव नहीं होगी। वो आपको आपके ही फॉर्मेट में जाना जाएगा। या 20 साल पहले आपकी जो उम्र हुई है, जब से आप जन्म लिए हैं, तब से किसी एक आपके ही बारे में बातें हो रही हैं, जिस आपके शारीरिक रूप से या भौतिक रूप से, मानसिक रूप से तो बदलाव आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है कि वो आप नहीं हो रहा है। तो वहां जब आएंगे इस अर्थ में, तो परमेंडाइज आ जाएगा। शारीरिक रूप से, बौद्धिक क्षमता के रूप से जो हर क्षण प्रतिक्षण बदलाव आ रही है, इस बदलाव के लिए हेराक्लिटस आ जाएगा। तो सत और संभूति की समस्या को दूर करने के लिए यदि ऐसा कॉन्सेप्ट माना प्लेटो ने, तो बहुत हद तक ये समस्याएं दूर हो गई। फिर दूसरा है कि ज्ञान की संभावना को व्याख्या करने के लिए कहा जाता है कि नॉलेज के जो चांस हैं, ज्ञान की संभावनाओं की व्याख्या हेतु, ज्ञान की संभावनाओं की व्याख्या हेतु, वही परमेंडाइज वाली बातें हो गई कि ज्ञान, एक कॉन्क्रीट ज्ञान तो चाहिए। कॉन्क्रीट ज्ञान यदि इसको हम माने तो कॉन्क्रीट ज्ञान तो होगा ही नहीं, इसीलिए परमानेंसी चाहिए। और परमानेंसी के लिए हमने क्या किया, प्रत्ययों की दुनिया मान ली। फिर क्या होगा उसके बाद कि समानता और वर्गीकरण की व्याख्या, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म था, समानता और वर्गीकरण की व्याख्या हेतु। इसका मतलब यह होगा, समानता और व्यक्तिगतता की व्याख्या है, मतलब यह होगा कि जब हम व्यक्ति को व्यक्ति से देखते हैं, हमने ABCD 10 व्यक्ति को देखा और 10 व्यक्ति में हमने माना कि ये सारे के सारे ह्यूमन हैं, आदमी हैं। हमने कैसे माना, कैसे हमें पता चला कि ये सारे के सारे आदमी हैं? हमने आदमी नाम का कोई जीव तो देखा नहीं था। तो ये जो एक समानता है ना जातिगत, हमने पशु कहा, पशु था, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे जो भी चीजें हैं, समानता की व्याख्या करने के लिए। और फिर है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब यह हुआ
कि एक तो समानता का मतलब मानव मात्र में जो समानता है, पशु मात्र में जो समानता है, मानव में भी हम बात करें, इंडियन, अफ्रीकन, निग्रो, इन सब की भी एक समानता हमारे साथ आती है, जिसमें हम समान डिवाइड कर पाते हैं कि ये आदमी अफ्रीकन है, ये निग्रो है, ये कैक्साइड है, ये मंगोलियाइड है। तो ये ग्रुप और जाति की जो व्याख्याएं हैं, इसके लिए भी इसकी जरूरत होगी। जब तक के कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानेंगे तो मुश्किल होगा कि कैसे हमने मान लिया कि सारे के सारे व्यक्ति ही हैं। जो कि जो निग्रो होंगे उनकी जो रूप रंग होंगे, आकार आकृति होंगी, वो कुछ डिफरेंट होगा। जो मंगोलियाइड होंगे उनकी जो कुछ रूप रंग आकृति होंगी वो कुछ डिफरेंस, काकेशियन के कुछ अलग होंगे, इंडियन का कुछ अलग होगा, अफ्रीकन का अलग होगा। तो समानता और ग्रुप की व्याख्या हेतु हमें पता है कि हमने एक ह्यूमन को देखा है, मतलब उस सपने में जो प्रत्ययों की दुनिया है, और उसी के आधार पर हमने माना कि सारे के सारे व्यक्ति हैं। ठीक। दूसरा क्या होगा? अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या हेतु एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यह भी है। प्रत्ययों की आवश्यकता में एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी था, अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या हेतु। अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या मतलब यह हुआ कि वो सारी चीजें जिसे आप प्रैक्टिकली देख नहीं पाते हो, जैसे हमने कहा सुंदरता, ईमानदारी, इनको आपने कहीं देखा तो नहीं है कि सुंदरता क्या है, ईमानदारी क्या है, न्याय क्या है, जस्टिस क्या है, फिर आपने कैसे माना? तो ये जो टर्म्स हैं, ईमानदारी, बंधुता, सांप्रदायिकता या समभावता, समरसता, ऐसी चीजों की भी व्याख्या करने के लिए अमूर्त प्रत्ययों के लिए एक आइडियल वर्क की जरूरत हुई, जहां हम मानते हैं कि इन सब का भी कोई वास्तविक रूप वहां है। उसी को चूंकि हमने देखा है, इसीलिए इस दुनिया में हम थोड़ा थोड़ा जहां भी उसकी छाया पड़ रही है, उसी छाया को हम आभास लगा लेते हैं कि ये बंधुता है, सांप्रदायिकता है, समरसता है, विरोधाभास है, जो भी चीजें हैं इसी आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक। तो ये प्रत्ययों की आवश्यकता क्या हुई? मूलतः हमने क्या कहा कि हेराक्लिटस और पार्मेनिडाइज का जो फाइट था उसको दूर करने के लिए, सत और संभूति की व्याख्या करने के लिए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया? प्रत्ययों से बेनिफिट मिला कि ग्रुपिंग या जो कॉमनिज्म है उसकी व्याख्या हो गई। तीसरा अमूर्त प्रत्ययों की भी व्याख्या हो गई। इतने सारे टर्म्स यहां आ गए। अब हम बात करते हैं कि प्रत्ययों के कुछ लक्षण की चर्चा करते हैं कि प्रत्यय का लक्षण कैसा होगा। प्रत्ययों के लक्षण क्या होगा? ये एब्सोल्यूट होगा, निरपेक्ष होगा, जो कि सापेक्ष होगा तो फिर हम उसकी बात करेंगे, फिर उसके सापेक्ष में उसकी बात करेंगे। तो यदि तो ज्ञान फिर क्या होगा? सापेक्ष होगा। और ज्ञान को कैसा होना चाहिए? निरपेक्ष। तो एब्सोल्यूट होगा। ठीक है। और कैसा होना चाहिए? ये नित्य होना चाहिए, अपरिवर्तनशील होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, अपरिवर्तनशील होना चाहिए। तभी तो हम ज्ञान को समझ पाएंगे। यदि ज्ञान पर क्षण प्रतिक्षण बदलता रहे तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक। सार्वभौम होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सार्वभौम होना चाहिए। सार्वभौम का मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए। ये वास्तविक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। वास्तविक और सत्य होना चाहिए। क्लियर? प्रत्ययों के लक्षण वगैरह भी हमने समझ लिए। यहां अब ध्यान दो, जब ये समझ में आ गया प्रत्यय, तो प्रत्ययों की वो जगत थी। अब हम थोड़ा इस जगत की चर्चा कर लेते हैं। प्रत्यय इस जगत के बारे में प्लेटो क्या मानता है? तो लिखिए, प्लेटो ने जगत को दो फॉर्मेट में बांटा है। प्लेटो का जगत मतलब प्लेटो ने दुनिया को दो पार्ट में बांटा है। एक को कहा है वर्ल्ड्स ऑफ आइडिया, वर्ल्ड ऑफ आइडिया या फॉर्म, और दूसरा हुआ वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज, या जो यहां की दुनिया है हमारी अभी की, उसको। तो वास्तविक जगत, ठीक है। अब देखो, ये जो वर्ल्ड ऑफ आइडिया या फॉर्म है प्रत्यय जगत,
प्रत्यय जगत, और यह है वास्तविक दुनिया। बहुत हद तक हमने डिस्कशन से ये बात समझ में आ गया है आपको कि ये क्या क्या रहा होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो वर्ल्ड ऑफ आइडिया है इसमें क्या होंगे? केवल और केवल नैतिक प्रत्यय। इसमें केवल और केवल क्या होंगे? प्रत्यय होंगे। इसमें प्रत्यय मात्र होंगे, प्रत्यय मात्र। इसमें क्या होगा? जीव जंतु वस्तु, जीव जंतु वस्तु, ये सब इसमें है। जो प्रत्यय जगत है वो ऐसा होगा, अपरिवर्तनशील होगा। अभी हमने चर्चा की, अपरिवर्तनशील होगा, नित्य होगा, अपरिवर्तनशील होगा, नित्य होगा, अमूर्त होगा, सामान्य होगा। सामान्य मतलब आइडियल फॉर्मेट में होगा, देश काल से परे होगा। क्योंकि ये जो देश काल, टाइम एंड स्पेस है, आगे बहुत कांट की भी चर्चा करवाएंगे और हम लोग नॉर्मल भी देखेंगे। ये जो है वो देश काल की बात करते हैं, तो देश काल से परे होगा आइडिया। जो कि देश काल में होगा तो प्रतिक्षण बदलता हुआ जाएगा। जैसे हम लोग क्या है, टाइम एंड स्पेस के हिसाब से हम बदलते चले जाते हैं। अभी 1 सेकंड पहले के आप कौन थे और अभी के हो क्या, और 1 सेकंड के बाद कौन हो गए। यदि टाइम की ही मुद्दा नहीं होती तो फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कल आप क्या थे और आज क्या है। तो चूंकि अमूर्त दुनिया में ओरिजिनलिटी है, परमानेंसी है, इसलिए टाइम एंड स्पेस से फ्री होगा। टाइम एंड स्पेस से फ्री, दिक काल से अलग, दिक काल से परे, मतलब टाइम एंड स्पेस से परे होगा। इसमें टाइम एंड स्पेस का कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है। इसका जो ज्ञान होगा वो कैसे होगा? यह ज्ञान आपको बुद्धि से होगा, बौद्धिक ज्ञान, इंटेलेक्चुअल रूप से ही आप समझ सकते हैं। बौद्धिक ज्ञान होगा, केवल अनुभव से नहीं। कारण क्या है अनुभव से नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिक काल में हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो मेंटलिज्म है, हमारे जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, वो सारे के सारे इस टाइम एंड स्पेस से सराउंडेड है। यही कारण है हम जो भी सोचेंगे टाइम एंड स्पेस में सोचेंगे, और टाइम एंड स्पेस में सोचेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो अपरिवर्तनीय नहीं रह सकता, परिवर्तन होगा, इसीलिए हम इनको नहीं समझ पाते हैं। तो बौद्धिक ज्ञान से ही होगा, अनुभव से नहीं होगा। अब इसमें आ जाओ तो इसी का उल्टा हो जाएगा, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। ये वर्ल्ड ऑफ रियलिटी कैसा होगा? ये क्षण प्रतिक्षण, ये कभी भी परमानेंट नहीं होगा, ये क्षणिक होगा, प्रतिक्षण परिवर्तन होगा, परिवर्तनीय, बदलता रहेगा, ये हर टाइम बदलता रहेगा। ये कहां होगा? टाइम एंड स्पेस में होगा, दिक काल के अनुसित होगा, टाइम एंड स्पेस में होगा ये। और ये टाइम एंड स्पेस कैसा होगा? चूंकि हम फील करते हैं तो किससे? अनुभविक, ये अनुभव से प्राप्त होगा, अनुभविक, ये अनुभविक है, मतलब ये टाइम एंड स्पेस में हम फील कर सकते हैं इसको। ठीक है। ये कैसा होगा? अमूर्त नहीं होगा, मूर्त होगा। जो भी चीजें हैं हम देखते हैं, सारी चीजों को, ईंटे पत्थर, ये जिसकी भी चर्चा करते हैं, इन सारी चीजों को आप देखते हो, तो ये उसका दुनिया है। ये वास्तविक जगत, ये है प्रत्ययों की दुनिया। हमारे यहां बौद्धा ने और वेदांत में भी इसी को क्या कहा गया? प्रतिभासिक सत्ता। बौद्धों ने इसी को क्या कहा है? बौद्धों और वेदांत में क्या कहा गया? प्रतिभासिक सत्ता। प्रतिभासिक सत्ता, या इसी को मायावाद भी कहा गया है। जैसे हमारे यहां मायावाद कहा गया कि इस दुनिया में कुछ भी है, सब कुछ इससे अलग है, ये जो है दुनिया, ये माया है, तो ये मायावाद की तरह है। क्लियर हो गया? अब प्रश्न ये उठता है कि प्लेटो का जो आइडियल वर्ल्ड है और प्लेटो का जो वास्तविक वर्ल्ड है, मतलब जो आज की दुनिया है, इस दोनों में संबंध आखिर कैसे बनता है? क्योंकि हमने उसे देखा तो है नहीं, हमने जो कल्पना किया, तो कैसे संबंध होगा? इस तरह के प्रश्न आए। तो प्लेटो ने इसके समाधान के लिए 2 थ्योरी दिया। एक थ्योरी इसने दिया कि प्रत्यय जगत और प्रत्यक्ष जगत के बीच में जो संबंध है वो कैसे बनते हैं। तो एक इसने कहा कि कॉपी थ्योरी। कॉपी थ्योरी का मतलब ये है कि हम सारे के सारे लोग जो भी हैं वो उसी के फोटोकॉपी हैं। फोटोकॉपी का मतलब जितनी भी चीजें हैं सब कुछ उसकी फोटोकॉपी है, उसी की प्रतिकृति है, मतलब वो नहीं है, केवल प्रतिकृति है। और दूसरा कहा जाता है पार्टिसिपेशन थ्योरी। पार्टिसिपेशन थ्योरी का मतलब ये होगा कि अब जो फोटो है उसमें इतनी अंतर्निहित क्षमता भी है कि वो ओरिजिनल बनने की ओर अग्रसर है। इसी को कहते हैं हम लोग
सहभागिता का सिद्धांत, मतलब जो प्रत्यय जगत की वस्तुएं हैं, जो प्रत्यक्ष जगत की वस्तुएं हैं, वो प्रत्यय जगत में भाग लेती रहती हैं। हम लोग जो प्रत्यक्ष जगत की वस्तुएं हैं, प्रत्यय जगत में लगातार पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और जितनी हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ती जाएगी, जितना हमारा वो होता चला जाएगा, उतने हम अपने मूल रूप में पहुंचते चले जाएंगे, प्रत्यय या फॉर्म के रूप में पहुंचते चले जाएंगे, और यही जीवन मुक्ति होगी। क्लियर हुआ? तो इसके लिए उन्होंने लिखिए द्यो थ्योरी दिया है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया, प्रत्यय जगत एंड रियलिस्टिक वर्ल्ड, प्रत्यक्ष जगत। ये जो प्रत्यक्ष जगत है, इसके बीच में संबंध के लिए प्लेटो ने क्या किया? दो सिद्धांत दिया। एक है कॉपी थ्योरी, कॉपी थ्योरी, इसको कहते हैं अनुकृत्य सिद्धांत, और दूसरा थ्योरी इसने क्या दिया? पार्टिसिपेशन थ्योरी। पार्टिसिपेशन थ्योरी का मतलब यह होगा सहभागिता सिद्धांत। सहभागिता सिद्धांत पहली, इसका मतलब क्या होगा? जो अनुकृत्य सिद्धांत है, इसका मतलब कि हम सारे के सारे या इस प्रत्यक्ष जगत की जो भी वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं प्रत्ययों की फोटोकॉपी है, और जो प्रत्यक्ष जगत की वस्तुएं हैं वो प्रत्यय जगत की वस्तुएं में लगातार भाग लेती रहती हैं। मतलब हम सारे के सारे लोग क्या हैं? फोटोकॉपी हैं। हम सारे लोग, इसका मतलब क्या होगा? हम सारे प्रत्यय की फोटोकॉपी हैं। और दूसरा, इसका मतलब क्या होगा? सहभागिता सिद्धांत का मतलब प्रत्यक्ष जगत प्रत्यय जगत में लगातार भाग लेता रहता है। प्रत्यक्ष जगत क्या है? प्रत्यय जगत में भाग लेता रहता है, और इसी दोनों थ्योरी के थ्रू इसने आ गया। इसी बात को समझाने के लिए प्लेटो ने, क्योंकि प्लेटो दार्शनिक था, साहित्यिक था, हमने कहा था ना दुनिया की सारी विधाओं में प्लेटो की महारत थी, तो प्लेटो ने इसके लिए तमाम साहित्यिक टर्म में बातें को लिखा था। तो साहित्यिक टर्म में कैसे? इसी के लिए उसने कुछ रूपक का प्रयोग किया था। तो प्लेटो ने इसी को समझाने के लिए रूपक का प्रयोग किया था, और वो जो रूपक है उसको कहते हैं गुफा का रूपक, गुफा का रूपक सिद्धांत। गुफा का रूपक सिद्धांत इसने दिया था। वो क्या है? इसने कहा कि कल्पना करो एक गुफा है, उस गुफा के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान लो ये केव है छोटा सा, इसमें एक बेंच है, इस बेंच पे आप बैठे हुए हो, सारे लोग, कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनको इस तरह से बिठाया गया है इस बेंच पर, इस तरह से इन्हें बिठाया गया है, और इनको पूरी तरह जकड़ दिया गया है कड़ियों के साथ, कि इनकी जो दृष्टि है केवल और केवल आगे ही पड़ेगी, गुफा की दीवार पे ही। और यहां कुछ आग जलाई गई है, कुछ आग है या सनलाइट जो भी है, इसको घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। अब कल्पना करिए, जब से आप जन्म लिए हैं और तभी से आपको ही इसी साइड बांध दिया जाए, पीछे में आग जल रही हो या सूरज की रोशनी हो, पीछे घूमने का पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो आप लगातार इस पे देखेंगे। इस पे क्या देखेंगे आप? अपनी ही प्रतिकृति या अपनी ही छाया देखेंगे, या सूरज की छाया देखेंगे। तो ये जो शैडो है, छाया है, आपके लिए ओरिजिनल यही बन जाएगा। चूंकि आपने ओरिजिनल को नहीं देखा है, नतीजन परमानेंट आपके लिए यही ओरिजिनल बन जाएगा। और कल्पना करिए 20 साल के बाद अचानक आपको ये बेड़ियां खोल दी गई और आपको वापस स्वतंत्र कर दिया गया कि गुफा से बाहर आइए। अब जब आप इस गुफा से बाहर आ रहे हो, यहां आए, तो पहली बार जब यहां आओगे तो क्या होगा? सूरज की रोशनी में आते ही आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, पॉसिबल नहीं होगा कि आप कुछ देख पाओगे। आप छोटे कमरे से देखो ना, रात में या दिन में ही आप अपने अंधेरे कमरे से निकल के जब बाहर जाते हो तेज धूप में, तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, चौंधिया जाती है, आपको कुछ दिखता नहीं है।
तो प्रश्न यह है कि जब पहली बार ये व्यक्ति बाहर आएगा तो इससे हर चीज धुंधला दिखेगा, पहली बात, या कुछ दिखेगा ही नहीं। नतीजन ये होगा कि इस आदमी के लिए ओरिजिनल, इस आदमी को लगेगा ये जो ओरिजिनल जिस चीज को हम देख रहे हैं ये छायाकृति ही है, ये आभासिक है, वास्तविकता कौन है ये है। लेकिन यही कुछ समय के बाद जब व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा, जब चीजों को समझ लेगा, तब उसे लगेगा कि नहीं, अभी 20 साल तक जिसे हम ओरिजिनल समझ रहे थे वो प्रतिभासिक था, वो छाया था, और जिसे अभी हम आभासी समझ रहे थे वास्तविक वो है। तो सिमिलरली हमारी भी यही स्थिति है। हम लोग इतने अपने उस प्रत्यय से कटे हुए हैं कि हमें इस बात का भान ही नहीं है। नतीजन कई बार हमें यही वास्तविकता लगती है और वो आभासी। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बौद्धिकता विकसित होती चली जाएगी वैसे वैसे आपको ये दुनिया नकारात्मक, आभासी, वो दुनिया बेहतर। इसलिए सारे हमारे जितने भी धर्मगुरु हुए हैं, धार्मिक लोग हुए हैं, सब किसकी बात करते हैं? सब इस दुनिया को निस्सार बताते हैं, सब इस दुनिया से बाहर परे दुनिया की बात करते हैं। तो प्लेटो ने गुफा के रूपक से ये बात सिखाया था। क्लियर हो गया है? अब आते हैं हम लोग प्लेटो के प्रत्ययवाद की कुछ समस्याएं क्या होगी, रेफिटेशंस क्या होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स क्या होंगी। तो प्लेटो के रेफिटेशन की चर्चा जब हम लोग चूंकि किया कौन है, अरस्तु वगैरह ने किया है, और भी तमाम जो आगे के फिलोसफर्स हुए हैं उन्होंने इसमें तमाम इफ एंड बट्स निकाले हैं। तो अभी हमें लगता है डिस्कशन करवाने इसका कोई बेहतर नहीं होगा। जब हम अरस्तु को पढ़ेंगे या आगे आने वाले दार्शनिक को पढ़ेंगे तो उनमें कैसे इनका दोष क्या था इस सिस्टम्स का, उसकी भी चर्चा करवा लेंगे। क्लियर? थोड़ा सा हम लोग आज प्लेटो के ज्ञान मीमांसा की चर्चा कर लें। प्लेटो की ज्ञान मीमांसा, ये तत्व मीमांसा हो गया। अभी तक हमने क्या किया? प्लेटो की तत्व मीमांसा हमने समाप्त कर लिया। प्लेटो की तत्व मीमांसा कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटो की ज्ञान मीमांसा। नॉलेज के बारे में प्लेटो क्या कहता है? फिर अगेन आ जाओ, प्लेटो से पहले क्या था? हेराक्लिटस एंड पार्मेनिडाइज, दोनों में क्या कह रहा था? एक कह रहा था कि सच परमानेंट ही सब कुछ है, एक कहता है नहीं संभूति है, सच कुछ है ही नहीं। नतीजा यह है कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स आता है। उसी कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए आइडिया प्रत्यय बनाता है, और प्रत्यय जब बात करेगा तो फिर क्या होगा? दोनों का मिक्सचर होगा। तो प्लेटो से पहले दो चीजें बटी हुई थी। एक, प्लेटो से पहले की बात करते हैं, थोड़ा सा अर्लियर टाइम में। प्लेटो से पहले कुछ लोगों ने क्या कहा कि ज्ञान प्रत्यक्ष है। सोफिस्ट वगैरह इस ग्रुप में है, केवल जो हम देखते हैं वही ज्ञान है, परमानेंट है। तो जो देखते हो वही यदि परमानेंट है, ऐसा सोफिस्टों का मानना था। सोफिस्टों का मानना था ये। तो सोफिस्टों ने जब ये कहा कि ज्ञान परमानेंट है, जो हम देखते हैं प्रत्यक्ष है, वही ज्ञान है, तो देखने की बात करें तो हर व्यक्ति की दृष्टि अलग अलग है। किसी चीज को देखने से हमारी जो नजरिया है उस चीजों के प्रति हम अलग कल्पना करते हैं। आप उन चीजों को देखते हो, देख के ही देखते तो एक ही चीज को है, लेकिन हमारी जो नजरिया, हमारी जो कल्पना शक्ति है उसके बारे में अलग अलग समझती हैं। एक मूर्ख आदमी है, एक पागल आदमी है, एक ब्लाइंड आदमी है, उसे नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या होगा? सारी ज्ञानें एक जैसी नहीं हो सकती। जो दिखता है केवल वही नहीं होता है। जैसे मान लो रेड रोज है, लाल गुलाब को आपको देखनी है, यदि आपके चश्मे के शीशे नीले हैं तो आपको कुछ अलग कलर दिखाई देगा, आपके चश्मे के शीशे पीले हैं तो कुछ अलग दिखाई देगा। तो प्रश्न यह है कि गुलाब का होना ही इनफ नहीं है आपके ज्ञान के लिए। आपके जो मेंटल एंड फिजिकल के साथ साथ आप जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहे हो, जिस प्रकाश में देख रहे हो, इन सब सारी चीजों से भी डिसाइड होगा कि वो ज्ञान क्या है। मतलब यह है कि ज्ञान बहुत सारी चीजों के बाद आएगा और वो कई सारी चीजों पर निर्भर करेगा। तो प्रश्न है कि सोफिस्टों का जो ये ज्ञान है ये प्रत्यक्ष है, ये भी गलत है। और दूसरा कहा कि ज्ञान यदि अप्रत्यक्ष है, कुछ भी नहीं है, तब भी एक मुश्किल है। ज्ञान यदि क्षणभंगवाद में है तब भी मुश्किल है कि कैसे हम फिर हम ओरिजिनल को समझेंगे कैसे? तब तो ओरिजिनल ज्ञान को हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो प्लेटो ने दोनों के बीच में समन्वय किया, और प्लेटो ने दोनों के बीच में समन्वय किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक लाइन, मतलब उसको कहते हैं डिवाइडिंग लाइन का एक थ्योरी दिया, एक थ्योरम या रूपक दिया। उस रूपक से उन्होंने इस बात को डिसाइड किया। तो कैसे किया? हमने क्या कहा? प्लेटो ने दो दुनिया माना है। एक दुनिया कौन सा है हमारा? आभासी दुनिया, और दूसरा दुनिया कौन सा है? प्रत्यय की दुनिया। अब प्रत्यय की दुनिया कैसी होगी? जो बड़ी दुनिया होगी, जिस दुनिया को आप देखते हो वो छोटी दुनिया होगी। इस छोटी दुनिया में भी हम जब देखते हैं तो ये जो लाइन है इसमें भी दो टर्म्स होंगे। एक जिसको आप सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखते हो, और एक जिसमें कुछ कल्पनाशीलता भी आती है आपके, कुछ टर्म्स को आप डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो उसमें भी क्या है? जो जितने चीजें आपको समझ में आती हैं उसका दायरा बहुत छोटा है, उससे बहुत अधिक आप जब कल्पना करते हैं तो इस अर्थ में यदि आएंगे, दो पार्ट बांटा। पहला कौन बांटा? ये तो जो ये वाला हिस्सा है वो किस ग्रुप का होगा? प्रत्यक्ष जगत। प्रत्यक्ष जगत हमारा क्या है? छोटा है, थोड़ी सी चीजों को हम जानते हैं, इसलिए दो लाइन में डिवाइड किया।
ये छोटा वाला लाइन है, इसमें प्रत्यक्ष जगत, और इससे बहुत बड़ा कौन सा है? प्रत्यय की दुनिया, आइडियल वर्ल्ड, प्रत्यय की दुनिया। अब प्रश्न है, ये जो प्रत्यक्ष जगत है इसमें भी दो पार्ट हैं। कौन कौन सा पार्ट है? एक पार्ट ये है जिसमें आप कल्पना करते हो केवल छोटी छोटी चीजों की, इमेजिंग। तो इसमें आपका इमेजिंग होता है, कल्पना, कल्पना करते हो, इमेज बनता है। ये जो कल्पना है वो कैसी है? आपकी कुछ लिमिटेड है, लिमिटेड है, प्रतिबिंब बनता है, ये छोटा सा है। इससे आगे बढ़ते हो कल्पना के बाद, तो कल्पना के बाद आपका बिलीफ बनता है। जब किसी चीज के बारे में आपने सोचा, लॉजिक लगाया, तो फिर आपका विश्वास बनता है। आपने दुनिया के बारे में देखा, दुनिया के बारे में सोचा कि दुनिया ऐसी फ्लैट है या राउंड है, स्फेरिकल है, जैसा भी है। जैसे कल्पना करो न्यूटन, उससे ईसा मसीह से पहले, अरस्तु के टाइम में बहुत पहले माना जाता था कि दुनिया कैसी है? गोल है, हीलियोसेंट्रिक है, मतलब सॉरी यस हीलियोसेंट्रिक है, मतलब दुनिया तो गोल है ही और सूरज के चारों ओर वो घूम रही है। बाद में बाइबल के टाइम में ये प्रश्न उठा कि जब ईसा मसीह वगैरह आए कि दुनिया यदि गोल है तो चूंकि हमने गुरुत्वाकर्षण को देखा है, गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्वाकर्षण के फॉर्मेट में तो नहीं समझा, लेकिन हमने गिरते हुए चीजों को देखा था। तो प्रश्न उठा कि जब दुनिया ये गोल है तो फिर कोई व्यक्ति यहां कैसे हो सकता है? यहां होगा तो नीचे गिर जाएगा, यहां होगा तो नीचे गिर जाएगा, यहां भी होगा तो नीचे गिर जाएगा। तब इस प्रश्न को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो तात्कालिक दार्शनिकों ने ऐसा मान लिया, लॉजिक लगाया और कहा कि नहीं, दुनिया फ्लैट है, और जब दुनिया फ्लैट है तो हम गिर नहीं पाते हैं। अब देखो, ऐसा उनका था, इमेजिन किया कि ऐसा हुआ, बाद में वो बिलीफ बन गया। बहुत बाद में जब कोपरनिकस वगैरह आए तो कोपरनिकस और गैलीलियो ने अगेन प्रमाणित किया कि नहीं, अरस्तु के पहले वाला जो टर्म था, ग्रीक में जो पहले कहा गया था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, दुनिया गोल है, सूरज गोल है, वही चीजें ठीक है। अब उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी किया। तो प्रश्न यह है कि आप अपनी इमेजिनेशन करते हो और वो इमेजिनेशन बाद में आपकी बिलीफ में बदलता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब इसका कंट्राडिक्टरी कोई पार्ट मिलता है तो आपकी थॉट प्रोसेस भी बदल जाती है। तो इमेजिनेशन का दौर क्या होगा? छोटा सा। इसके बाद इमेजिनेशन के बाद आपको क्या बन जाता है? बिलीफ सिस्टम, विश्वास बन जाता है। जैसे हमने क्या कहा, दुनिया उससे पहले ग्रीक में जो सोचा गया वो सोचा गया। लोगों ने क्या सोचा कि लोग कैसे टिक पाते हैं, और इस टिकने से बचने के लिए लोगों ने क्या किया? दुनिया की फ्लैट होने की कल्पना कर ली। अब पूरी फिलॉसफी लगभग 300-400 साल, 500 साल तक कल्पना नहीं करोगे, पूरी दुनिया के जितने बड़े सोकल फिलोसफर, सॉरी सोकल मैथमेटिशियन, सोकल वैज्ञानिक थे, सारे लोगों ने इसी बात को प्रमाणित किया कि दुनिया फ्लैट है और सूरज चूंकि छोटा होगा, हम लोगों के लाइट के लिए जलाया जाता रहा। अब ऐसे प्रश्न तो ठीक है, चूंकि बिलीफ सिस्टम था। बाद में आज क्या हुआ, तमाम ऐसे साइंटिफिक टर्म्स आए जिससे हमने प्रमाणित कर दिया कि नहीं, ये चीजें गलत है, तो फिर हमारी थॉट प्रोसेस बदली। तो ये जो बिलीफ और इमेजिनेशन है, किसका है? प्रत्यक्ष जगत की बातें हैं, इस दुनिया की बातें हैं। जब इससे और ऊपर आ जाते हो, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क की बात होती है, डायलेक्टिकल मेथड्स आते हैं, आपको थॉट प्रोसेस आपके आगे बढ़ती हैं, तो थिंकिंग में आते हो। इसके बाद लेवल पे आप आते हो थिंक करने के लिए। थिंकिंग, थिंकिंग कब होता है? चिंतन, जब आपके पास बहुत सारी बौद्धिकता का विकास होता है, बिलीफ सिस्टम से ऊपर, बिलीफ के बारे में आप सोचने लगते हो, चिंतन। और जब चिंतन होता है तो किस फॉर्मेट में होगा? मैथमेटिकल फॉर्मेट में होगा, गणितीय ज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, गणितीय ज्ञान, मैथमेटिकल फॉर्मेट। मैथमेटिकल फॉर्मेट, थिंकिंग, इस फॉर्मेट में आएंगे तो आप अमूर्त कल्पनाएं करने लगेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में जानने लगेंगे। और इससे भी जब ऊपर चले जाएंगे तो फिर विवेक का विकास होगा, जिसको रैशनलिज्म कहते हैं, बौद्धिक विकास। इससे भी ऊपर आएंगे तो रैशनलिज्म का डिवाइड होगा, रैशनलिज्म, विवेक एवं बुद्धि का विकास। और ये जो दोनों हैं, ये प्रत्यय जगत, ये क्या है? ये आपका प्रत्यय जगत की बातें हो गई। इसमें आप किसको? गणितीय ज्ञान। उसके बाद जब बौद्धिक और विवेक के स्तर पे जाओगे तो फिर क्या ज्ञान प्राप्त होगी आपको? आइडिया की ज्ञान प्राप्त हो जाएगी। आइडिया या प्रत्यय का ज्ञान हो जाएगा। ओरिजिनल कौन हो, इसी कहते हैं फॉर्म्स। आइडिया या फॉर्म्स या आकार का ज्ञान आपको हो जाएगा। अब देखो, ये दो टर्म्स हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं केवल थिंकिंग और बिलीफ की हैं। तो ये क्या होगा? इसकी गलत होने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। आपने देखा होगा तमाम चीजें दुनिया की जो थॉट प्रोसेस आज ऐसी थी, कल वैसी हो गई, परसों ऐसी थी, कुछ अलग हो गई। दुनिया के बारे में हमने बात की, शुरू में कहा गया गोल है, फिर कहा गया फ्लैट है, फिर गोल है, फिर फ्लैट है। अगेन बात करते हैं एटॉम में ही बात करें। पहले हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। उससे पहले जो थॉमसन आए उन्होंने कहा कि केवल इलेक्ट्रॉन है। फिर बाद में पता चला नहीं, प्रोटॉन भी है। बाद में पता चला न्यूट्रॉन भी है। आज पता चला कि 23 से ज्यादा तो केवल न्यूक्लियस में ही है। फिर पता चला चार्ज। फिर आपने देखा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर लो, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे,
क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने सारे रूल्स थे आज क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो गया, वो सारा का सारा फेल कर गया। तो प्रश्न ये है कि यहां तक जो सिस्टम्स हैं ये बदलता रहता है, और इसी को हम लोग कहते हैं ओपिनियन, मत। ये मत है और इसमें बदलने की गुंजाइश होती है, बदलाव की गुंजाइश, चूंकि ये फिक्स नहीं होता। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, चूंकि इसमें आप कंप्लीटली रेशनलाइज हुए, मैथमेटिकल फॉर्मेट में आपने सोचा है, इसीलिए ऊपर में जब आते हो इसको कहते हैं नॉलेज, इसको कहते हैं ज्ञान। और जो ज्ञान होता है, हमने क्या क्या परमानेंट होता है, उसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं होती है। बाद में इसका भी कई सारे क्रिटिक्स आए, डेकार्ट से लेके बहुत सारे लोगों ने क्रिटिक्स किया, उसको भी हम समझाएंगे। अभी आप बेसिक से ये समझिए कि जो ज्ञान होगा वो कब होगा, जब विवेकशीलता की पराकाष्ठा होगी, जब उच्चतम स्तर पे पहुंचेंगे और ये परमानेंसी बदलेगा नहीं। तो यहां क्या होगा, दोनों के समन्वयन भी हो गया, प्रत्यक्ष जगत और प्रत्यय जगत के समन्वयन हो गया। यदि एरिया वाइज कहा जाए, परास रेंज की बात की जाए, तो जितना ऊपर जाएंगे उतना रेंज हमारा बढ़ता चला जाएगा। सबसे छोटी दुनिया भी कहां होगी, जब इमेजिनिंग या कल्पना की दुनिया होगी, उससे बड़ी थोड़ी सी बिलीफ की दुनिया होंगी, हर चीज प्रत्यक्ष की ही बात नहीं करेंगे, उससे आगे भी जाएंगे। और ये दोनों प्रत्यक्ष की दुनिया होगी, उससे अलग जब जाएंगे ऊपर तो नॉलेज वाला टर्म्स आएगा, एक जगह आप थिंकिंग करना शुरू करेंगे, रेशनलाइजेशन। ये किस पे होगा, मैथमेटिकल वेस्ट में होगा, जहां एक्सेप्शन की गुंजाइश बहुत कम होंगी। और ऊपर जाएंगे तो आप सर्वज्ञ तत्वज्ञ हो जाएंगे, और जब ये आप सर्वज्ञ तत्वज्ञ हो जाएंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, भौतिकवाद का विकास। आप प्रत्यय को समझ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसी टर्म को जब आप कंप्लीट सारे प्रत्ययों में आगे बढ़ते हैं, तो प्लेटो ने प्रत्ययों का सामंजस्य भी किया था। कहा जाता है जो सब प्रत्यय जब पूरी तरह प्रत्यय के फॉर्मेट में पहुंच जाएंगे, तो सारे प्रत्ययों के सामंजस्य, जब सारा प्रत्यय एक में सामंजस्य कर जाते हैं, तो उसी को प्लेटो ने क्या कहा था, परम शुभ, सर्वोच्च की बात की थी। सर्वोच्च, परम शुभ या सर्वोच्च, सर्वोच्च की बात किया है, रियलाइजेशंस की बात की है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो कुछ प्लेटो की गॉड की चर्चा करवा लेंगे, प्लेटो की ईश्वर, प्लेटो का ईश्वर कैसा था, ईश्वर का क्या रोल है, दुनिया कैसी बनी है। और फिर हम इस बात की भी चर्चा करवा लेंगे कि प्रत्ययों की सामंजस्यता, ये दो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करवा लेंगे कि प्रत्ययों के बीच में आपसी संबंध कैसी है, प्रत्ययों की सामंजस्यता। इस दो टर्म्स पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करवा लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।